नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इस वक्त सूडान में दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है। हजारों लोगों को मारा जा चुका है, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और ऐसे खौफनाक दृश्य सामने आ रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल है। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सूडान के एल फाशर शहर से कुछ सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस जारी करी। इन इमेजेस में जो दिखा वो बहुत खौफनाक था। मुर्दा बॉडीज के कई ढेर जिनके आसपास इतना खून फैला हुआ था कि सैटेलाइट से आसपास का एरिया रेड दिख रहा था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस शहर में लोगों के घर जा जाकर इंडिजिनस नॉन अरब ट्राइब्स की सिस्टमैटिक एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है। आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली सूडान में हो क्या रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज के दिन आपने देखा होगा कि एआई की फील्ड में कितनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले गूगल ने अपना नया जेमिनी 3 मॉडल रिलीज किया। इलॉन मस्क की XAI ने अपना ग्रॉक 4.1 रिलीज किया और दूसरी तरफ एक चाइनीज कंपनी ने रिलीज किया किमी K2। ऐसे में इन सभी चीजों का ट्रैक रख पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल चीज है। आखिर आपको कैसे पता लगेगा कौन से प्लेटफॉर्म पर जाया जाए लेटेस्ट और बेस्ट एआई मॉडल इस्तेमाल करने के लिए? यहीं पर आता है दोस्तों एआई फिएस्टा का सुपर मोड। एक सिंगल ऐप, एक सिंगल चैट, बस आप अपना सवाल पूछने पर ध्यान दो और आपके सवाल को देखकर हमारा एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि कौन से एआई मॉडल को उसका जवाब देना चाहिए। एआई फिएस्टा पर सारे लेटेस्ट एआई मॉडल्स मौजूद हैं, किमी K2, ग्रॉक 4.1, जेमिनी 3। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे ही कोई नया एआई मॉडल रिलीज होगा ये प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिया जाएगा। आपके सवाल के लिए हमेशा आपको बेस्ट एआई दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी आंसर को डबल चेक करना है तो एआई फिएस्टा का मल्टी चैट मोड भी बहुत यूजफुल है। आप साइड बाय साइड अप टू 7 AIs एक साथ कंपेयर कर सकते हो। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 999 रुपीज पर मंथ में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और अगर आप एक एनुअल सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए एक वेबिनार भी हो रहा है दोस्तों 29 नवंबर को। इस वेबिनार में ढेर सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की जाएंगी और मैं खुद आकर आपको चीजें सिखाऊंगा। तो अगर आप एआई फिएस्टा के मंथली सब्सक्राइबर हो, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनुअल सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करने की। 29 नवंबर से पहले करोगे तो आप इस वेबिनार को भी अटेंड कर पाओगे। ऊपर से इस पर एक और बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करना। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। नक्शे में अगर हम देखें दोस्तों तो सूडान का देश अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में इजिप्ट के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इसके वेस्ट में है कई सारे अफ्रीकन देश, लिबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे, और ईस्ट में है रेड सी। वही रेड सी जिसके दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट मौजूद है। मिडिल ईस्ट की तरह ही लगभग 95% पॉपुलेशन सूडान की मुस्लिम्स है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो सुन्नी मुस्लिम्स, लेकिन जो डिफरेंसेस यहां मौजूद है वो है लोगों की एथनिसिटी में। देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ लोगों की है और इसमें से 70% लोग अरब मुस्लिम्स हैं। बाकी जो 30% है उसमें अफ्रीकन ट्राइब्स हैं जैसे कि फर, जखावा, बर्टी, नूबा। लेकिन ये सारी ट्राइब्स भी ओवरवेलमिंगली सुन्नी मुस्लिम्स ही हैं। क्रिश्चियनिटी और बाकी ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन्स की पॉपुलेशन सिर्फ 1-2% के अराउंड ही है। सूडान के पूरे देश में दोस्तों रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। यहाँ हर साल लगभग 60,000 किलो से ज्यादा सोना प्रोड्यूस किया जाता है। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो पूरे इंडिया में जो साल भर की गोल्ड की प्रोडक्शन है वो 2000 किलो से कम की है। लेकिन इतना सोना होने के बावजूद सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है क्योंकि इसका 90% गोल्ड गैर कानूनी तरीकों से बाहर स्मगल कर दिया जाता है। इसकी वजह से सरकार की कमाई नहीं हो पाती और उल्टा होता क्या है, इस गोल्ड स्मगलिंग की वजह से आर्म्ड ग्रुप्स को हथियार खरीदने के पैसे मिल पाते हैं। साल 1956 में ब्रिटिश इजिप्शियन रूल से आजादी मिलने के बाद सूडान ज्यादातर मिलिट्री और अथॉरिटेरियन रूल में ही रहा है। यहां सबसे लंबी डिक्टेटरशिप चलाने वाले जनरल उमर हसन अल बशीर ने साल 1989 में सिविलियन सरकार का तख्ता पलट किया था। The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. इसके बाद उन्होंने सारी पावर को अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर लिया और 30 सालों तक राज किया। इन 30 सालों में जो कुछ बुरा इमेजिन कर सकते हो वो इस देश के साथ हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन, इनइक्वालिटी, सिविल वॉर। साल 2011 में देश का बंटवारा तक हो गया जब साउथ सूडान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है कि पिछले 17 सालों से GDP नेगेटिव में रहा है। साल 2019 में इतनी खराब हालत झेलने के बाद लोग फाइनली प्रोटेस्ट करने उतरे। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। देश भर में अल
बशीर के खिलाफ। Wednesday's protests in Omdurman were reported to be the largest in 3 weeks of demonstrations against the 29-year rule of President Omar al-Bashir. लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट बात यह हुई कि इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया 2 मिलिट्री जनरल्स के द्वारा। एक सूडान की आर्मी के जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और दूसरे इनके पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के लीडर जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। इन्होंने साथ में मिलकर अल बशीर को पावर से हटा दिया। लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की डिमांड थी कि देश में डेमोक्रेसी आए, एक डेमोक्रेटिक सरकार बने। तो अगस्त 2019 को आर्मी लोगों की इस डिमांड को मान लेती है और इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इलेक्शन होने तक देश को चलाने के लिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। इसमें आर्मी और सिविलियन पार्टीज दोनों तरफ के लोग शामिल थे। इस केयर टेकर सरकार को काउंसिल कहा गया और अल बुरहान ने अपने आप को इस काउंसिल का हेड बना लिया और दगालो को इसका डेप्यूटी हेड बना दिया गया। यानी इन दोनों जनरल्स ने ज्यादातर पावर्स अपने पास रख ली। लोगों को लगा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय की बात है, उसके बाद देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन अफसोस, अक्टूबर 2021 में अल बुरहान इस केयर टेकर सरकार को डिसॉल्व कर देते हैं और सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। First of all, we are declaring a state of emergency. Second, we are dissolving the Sovereign Council and removing the state governors. दगालो उनके डेप्यूटी बने रहते हैं और ये दोनों सूडान के 2 सबसे पावरफुल लोग बन जाते हैं। लेकिन हालत बद से बदतर तब हो जाती है जब इन दोनों के खुद के बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा, ये दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। झगड़े के पीछे मेन कारण था कि सूडान की आर्मी चाहती थी कि RSF को आर्म्ड फोर्सेस में मिला दिया जाए। RSF भी सूडान की आर्मी का एक हिस्सा बन जाए, लेकिन RSF इसके खिलाफ था क्योंकि ऐसा करना मतलब उसकी पावर खत्म हो जाती। इसके अलावा दगालो और अल बुरहान में इस चीज को लेकर भी टकराव था कि कई सालों तक चलने वाले इस इंटीग्रेशन के दौरान आर्मी का चीफ कौन बना रहेगा। दोनों जनरल्स में से कोई भी अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और इसके साथ आने वाली दौलत को खोना नहीं चाहता था। यहां पर सोना दोस्तों, गोल्ड इस विवाद में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोनों आर्मी और RSF अपने हिस्से की कई सारी गोल्ड माइंस को कंट्रोल करती थी और गोल्ड माइंस पर कब्जा जमाना चाहती थी। जब इन दोनों के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ तो RSF ने देश भर में अपने जवान तैनात कर दिए और आर्मी ने इसे खतरे के तौर पर देखा और 15 अप्रैल 2023 को इन दोनों के बीच सिविल वॉर शुरू हो जाती है। In April 2023, though it's disputed who fired the first shot. वॉर की शुरुआत में आर्मी के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे, उनके पास अपने लड़ाकू विमान थे, लेकिन RSF पिछले कुछ सालों में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन चुकी थी और अब वो आर्मी पर भारी पड़ने लगी। लड़ाई की शुरुआत में ही RSF ने सूडान की राजधानी खार्तूम और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा जमा लिया। करीब 2 साल की लड़ाई के बाद जाकर ही मार्च 2025 में आर्मी ने खार्तूम को वापस जीता। Celebrations at the palace in Khartoum. Almost a week since the army took back the palace from Rapid Support Forces, Chief Abdel Fattah al-Burhan has returned. लेकिन इसके 2 महीने बाद ही जून 2025 में RSF को बड़ी जीत मिलती है और वो लिबिया और इजिप्ट के बॉर्डर पर लगने वाले कई सारे इलाकों पर अपना कंट्रोल ले लेती है। अभी का अगर आप नक्शा देखोगे एज ऑफ अर्ली नवंबर 2025 वो कुछ ऐसा दिखता है। सूडान देश का लगभग पूरा वेस्टर्न हिस्सा RSF के कंट्रोल में है। दारफूर और कोर्डोफान वाले एरियाज इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ सूडान के नॉर्थ और ईस्ट में जो पार्ट्स हैं वो आर्मी के कंट्रोल में है। पूरा देश एक बार फिर से बंटवारे की कगार पर है और मैं हैरान नहीं हूंगा अगर अगले कुछ सालों में हम एक बार फिर से देखने को मिले कि यहां पर एक नए देश का जन्म हो रहा है। मोस्ट लाइकली RSF कंट्रोल्ड वेस्टर्न सूडान अलग होकर अपना देश बनेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहां दोनों ही हिस्सों में कई सारी गोल्ड माइंस मौजूद है और ये दोनों ही साइड्स इस सोने का इस्तेमाल कर रही हैं हथियार खरीदने के लिए। रिसोर्सेज की कमी नहीं है और इसी की वजह से लड़ाई इतनी लंबी खिंचती जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 2 जनरल्स के पावर स्ट्रगल की असली कीमत सूडान के आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। इस सिविल वॉर में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। देश में अस्पताल और स्कूल जैसे ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कई जगहों पर भूखमरी की स्थिति आ रखी है। सितंबर 2025 तक केवल दारफूर और कोर्डोफान में 3.75 लाख लोग भूखमरी की हालत में थे। लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि अगर वॉर रुकी नहीं तो जल्द ही सूडान में रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूखमरी संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कोलेरा, डेंगू फीवर, मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं और लड़ाई से ज्यादा तो भूखमरी और बीमारियों से ही लोगों की मौत हो रही है। Violence destroyed infrastructure. Aid convoys from NGOs have been looted. The
The violence made it impossible for farmers to plant their crops. The season is lost. सिविल वॉर शुरू होने से पहले ही सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता था। 2022 में यहाँ के करीब 4.5 करोड़ नागरिकों की एवरेज एनुअल इनकम सिर्फ $750 थी, यानी कि साल के सिर्फ 60,000 रुपए। लेकिन अब सिविल वॉर ने स्थिति को और खराब कर दिया है। अब सूडान मोस्ट लाइकली लास्ट रैंक पर आता है गरीब देशों की। इसके अलावा इस वॉर ने पुराने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फिर से जिंदा कर दिया है, खासकर दारफूर रीजन में। असल में बात क्या है कि साल 2003 में दारफूर में सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसे नॉन अरब ट्राइब्स ने लीड किया था। ये लोग नाराज थे कि अरब डोमिनेटेड सरकार उन्हें इग्नोर कर रही है। इनका मकसद जनरल ओमर अल बशीर की सरकार को गिराना था, और जवाब में अल बशीर ने अरब ट्राइब से लोगों को रिक्रूट करके एक अरब मिलिशिया खड़ा कर दिया। इसका नाम जंजावीद पड़ा। जंजावीद एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है घोड़े पर सवार शैतान। इस जंजावीद ने सिविलियंस पर बहुत ब्रूटल हमले किए, रेप और मास किलिंग्स की गई, जिसमें 2008 तक 3 लाख लोग मारे जा चुके थे और 20 लाख से ज्यादा बेघर हो गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग फर, मसालेट और जागावा अफ्रीकन एथनिक ट्राइब्स के थे। अमेरिका ने उस वक्त इसे जेनोसाइड के बराबर बताया था, और प्रेसिडेंट अल बशीर पहले ऐसे सिटिंग हेड ऑफ स्टेट बने थे जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड का मुकदमा चला। इस जेनोसाइड में जनरल दगालो भी शामिल थे, जो अभी आरएसएफ के हेड हैं और उस वक्त जंजावीद से जुड़े हुए थे। ये खुद नवंबर 2004 में अदवा गांव पर हुए हमले में शामिल थे, जिसमें फर ट्राइब के 126 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में गांव के सभी लोगों का घर जला दिया गया था और पुरुषों को गोली मार दी गई थी। In 2003, there was a rebellion in Darfur. It was mostly led by non-Arab tribes who felt discriminated against by the Arab-dominated government of President Omar al-Bashir. He responded by recruiting fighters from Arab tribes to fight back. They became known as the Janjaweed. इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 2013 में प्रेसिडेंट अल बशीर ने इस जंजावीद को रीब्रांड करके इसका नाम रैपिड सपोर्ट फोर्सेस रख दिया, शॉर्ट फॉर्म आरएसएफ, और जनरल दगालो को इसका हेड बनाया गया अल बशीर के द्वारा। अब 2023 में सिविल वॉर शुरू होने के बाद यही आरएसएफ दारफूर में वही एथनिक वायलेंस फिर से कर रहा है जो इसने 2003 में किया था। इस पैरामिलिट्री ग्रुप का नाम भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन आरएसएफ के फाइटर्स की सोच वही है जो जंजावीद की थी। घोड़े पर बैठे हुए शैतान, ये उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें इन्होंने 2003 के बाद किया था। नॉन अरब अफ्रीकन एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स। 2 शहर एल जनीना और एल फशर से खास तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो बेहद डरावनी है। मई 2024 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि वेस्ट दारफर के एल जनीना में मसालित ट्राइब की एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है, और अप्रैल से नवंबर 2023 के बीच यहां कम से कम 1000 लोगों को मारा गया है। हिस्टोरिकली ये वेस्ट दारफर का एरिया मसालित ट्राइब का घर रहा है, लेकिन HRW ने आशंका जताई है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं दिखाती हैं कि आरएसएफ मसालित कम्युनिटी का खात्मा करने का इरादा रखती है। ये आरएसएफ के लोग पूरी तरीके से यहां पर इस कम्युनिटी के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। इसी तरह आरएसएफ पर नॉर्थ दारफर में एल फशर शहर में भी लोगों को मारकर उन्हें मास ग्रेव्स में दफनाने का आरोप लगा है। वही सैटेलाइट की तस्वीरें जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। आरएसएफ ने 18 महीने की लड़ाई के बाद 26 अक्टूबर 2025 को एल फाशर पर कब्जा किया था, और 3 दिन के अंदर ही यहाँ की फर, जागवा और बर्थी जैसी नॉन अरब ट्राइब्स के 1500 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। यहाँ पर कोई भी रिलीजियस एंगल शामिल नहीं है, क्योंकि ये लगभग सभी लोग एक ही धर्म में मानते हैं। ये सीधा सीधा केस है एथनिक हेट्रेड का। दारफर एक ऐसा शहर है जहां पर कई सारी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, लेकिन आरएसएफ इसे एक अरब रीजन में कन्वर्ट करना चाहती है, और इसलिए बाकी कम्युनिटीज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आरएसएफ का अपने डिफेंस में कहना है कि उसका इस वायलेंस में कोई हाथ नहीं है, और दारफर में जो हो रहा है वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में हत्याएं हो रही हैं। लेकिन इंटरनेट पर आरएसएफ के खुद के फाइटर्स ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिनमें वो लाशों के बीच ना सिर्फ लोगों को मार रहे हैं बल्कि इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। सोचकर देखो किस लेवल की नफरत यहां पर लोगों के मन में डाल दी गई है। दूसरी तरफ आर्मी पर भी वॉर क्राइम्स के आरोप लगे हैं। आरोप है कि आर्मी ने सिविलियन एरियाज में एयर स्ट्राइक्स और भारी गोलीबारी की, जिसमें कई सिविलियंस मारे गए। आर्मी चीफ जनरल अल बुरहान, जो अभी सूडान के रूलर हैं, उनकी हिस्ट्री भी अपने विरोधी दगालो जैसी ही रही है। अल बुरहान 2000s में दारफुर के ओवरऑल आर्मी कमांडर थे, जहां पर नॉन अरब्स का जेनोसाइड हुआ था। कहा जाता है कि यहीं पर वो पहली बार दगालो के कांटेक्ट में आए और दोनों ने मिलकर रेबेलियन को क्रश किया। इतने सालों तक साथ में काम करने के बाद अब ये दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुले हैं, और इसलिए पूरा देश अब सिविल वॉर में धकेल दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों एक और भी एंगल है फॉरेन प्लेयर्स का। सूडान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण इस वॉर में कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं। एक बार फिर से नक्शे पर देखो, सूडान अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो होगा उसका असर मिडिल ईस्ट तक पड़ सकता है। दूसरा, ये जो रेड सी बीच में से गुजर रहा है, ये एक मेजर ट्रेड रूट है। यहाँ पर किसी भी बदलाव का असर इस ट्रेड रूट पर पड़ता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इसके अलावा सूडान में ढेर सारी गोल्ड माइंस हैं और यहाँ से कई सारी मेजर ऑयल पाइपलाइंस भी गुजरती हैं। इन सारी चीजों की वजह से कई सारे दूसरे देशों पर भी आरोप लगे हैं सूडान की इस वॉर में इन्वॉल्व होने के। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में दोनों साइड्स को रशिया, चाइना, टर्की और यूएई जैसे देश लार्ज स्केल पर हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप यहां पर लग रहा है यूएई के देश के ऊपर कि दगालो की आरएसएफ को वो हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि यूएई सोफिस्टिकेटेड चाइनीज ड्रोन्स भेज रहा है आरएसएफ को। सूडान की आर्मी ने इस चीज को लेकर मार्च 2025 में यूएई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास इस चीज को लेकर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यूएई अपने डिफेंस में कहता है कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वॉर में और ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं वो ये कहते हैं कि यूएई गोल्ड जैसे सूडान के नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ है। उनका कहना है कि हथियारों के बदले आरएसएफ से गोल्ड लिया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के देश आर्मी के सपोर्ट में है। ईरान पर आर्मी को मिसाइल्स और ड्रोन्स देने का आरोप लगा है। इसी तरह रशिया का वागनर ग्रुप आरएसएफ को मिसाइल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी रशिया दोनों ग्रुप से बात कर रहा है। इन सभी फॉरेन पावर्स की एलिजिड इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये क्राइसिस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इस वॉर को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर कई बार पीस टॉक्स हुई हैं जो फेल रही। अभी आरएसएफ ने अमेरिका, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरेबिया द्वारा प्रपोज 3 महीने का ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर स्वीकार कर लिया है, लेकिन आर्मी ने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। सूडान की आरएसएफ फोर्स, जिस पर दारफूर में हिंसा के आरोप हैं, ने कहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस मानने को तैयार है। ये प्रस्ताव सितंबर में क्वाड, अमेरिका, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ने दिया था। योजना के अनुसार पहले 3 महीने ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा, फिर परमानेंट सीज फायर और उसके बाद 9 महीने में सिविलियन रूल की तैयारी की जाएगी। ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल। अगर फाइटिंग रुकती है तो इमीडिएट इशू यहाँ पर सूडान के आम लोगों की मदद करने का है, जिसमें अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल रही है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सूडान में 3 करोड़ लोग यानी कि 60% पॉपुलेशन को मदद की जरूरत है। इसके लिए 2025 में उन्हें करीब $4.2 बिलियन चाहिए होंगे, लेकिन दुनिया भर से उन्हें अभी तक सिर्फ $1.45 बिलियन तक की ही एड मिली है। इसी तरह यूएनएचसीआर को सूडान और उसके पड़ोसी देशों में रेफ्यूजीज की मदद के लिए $1.11 बिलियन चाहिए, लेकिन उसे अभी तक सिर्फ 35% एड मिली है। सूडान की ये पूरी कहानी दोस्तों 3 लालची लोगों की है, एक इनका डिक्टेटर और 2 इनके ये मिलिट्री जनरल्स। सिर्फ इनकी सत्ता और पैसे की भूख ने पूरे देश को तबाह करके रख दिया है। इतने भारी नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये दुनिया का सबसे गरीब देश बने बैठा है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों को इस देश की परवाह नहीं, क्योंकि उनका खुद कुछ नहीं जा रहा, इसलिए इसे द फॉरगॉटन वॉर भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में आज 2025 में एक और जेनोसाइड होने की कगार पर है, लेकिन अगर पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे तो शायद इसे रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। AI फिएस्टा को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसके पीछे की और कहानी जानना चाहते हैं, किस तरीके से दुनिया भर के ताकतवर देश, सो कॉल्ड सुपर पावर्स, बाकी देशों में अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हथियारों को बेचकर अपना काला धंधा चलाते हैं और फिर पीस की बात करते हैं, इसकी बात मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में करी है। ये वीडियो सही में आपकी आंखें खोलकर रख देगा। कैसे अमेरिका हो या रशिया, चाइना हो या इजराइल, सब इसमें शामिल है। यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।